नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा बुधवार को जोधपुर दौरे पर आए। विधानसभा क्षेत्र लूणी के होली स्नेह मिलन में की शिरकत। साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन भोपाल के तहत 260 किलो अवैध जोड़ा पोस्त जब्त कर 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट से नाराज अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा बुधवार को जोधपुर दौरे पर रहे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने उनकी अगुवानी की। जोधपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए प्रेमचंद बेरवा ने अपनी ही पार्टी के विधायक रेवताराम डांगी के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि भजन लाल सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, सभी को एक समान एक नजर से देखते हुए लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। पुलिस के जवानों की मांगों के सवाल पर बेरवा ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगों पर समीक्षा की जा रही है और जल्द ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि अपनी लंबित मांगों के चलते पुलिस के अधिकांश जवानों ने होली का भी बहिष्कार किया था। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, काम सबके हो रहे हैं। और जो राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी जो है पूरे विधानसभा 200 की 200 में है, कोई बिना भेदभाव के काम दे रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है राजस्थान में। जो सोच नहीं सकते थे उससे ज़्यादा काम राजस्थान में हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बता रहा हूँ बात में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सारा समाधान है, सब कुछ है उनके पास। देखो वो कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग हम करते नहीं है। बिल्कुल संस्कार और संस्कृति से रहने वाले लोग। राजस्थान पुलिस ने आज मैच का बहिष्कार नहीं किया है। नहीं किया तो बढ़िया है। ऐसा है, करोड़ीलाल मीणा जी हमारे वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। जो बातें कह रहे हैं वो गलत है। हमारे वरिष्ठ नेता है और निश्चित रूप से हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक है। विधानसभा क्षेत्र लूणी के होली स्नेह मिलन एवं अभिनंदन समारोह 2025 मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल एवं राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र लूणी के पूर्व विधायक एवं पूर्व प्रधान गण का सम्मान किया गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बेरवा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकसित भारत विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल एवं डीजल की दरों को कम किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि एवं किसान कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारे माननीय मंत्री जी जोगाराम जी को कि आपने एक राजनीति से ऊपर उठकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की जो सोच है और उस सोच को इस लूणी विधानसभा में ये दृश्य देखने को मिला है कि उस सोच को आप यहाँ सचमुच में करके दिखाने वाले, जो राजनीति से, जाति से, धर्म से उठकर लूणी के विकास के लिए एक होली स्नेह मिलन समारोह में एक लूणी के विकास की गंगा बहाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट करके और ऐसा समारोह आपने आयोजित किया। और इस समारोह में कई प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा, अपनी कला का नृत्य दिखाकर एक होली में रंग बरसाने वाले सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, अपना अपना अलग अलग ध्येय है। वो देश सब
हमारे लिए आदर और मान और सम्मान का युग है। लेकिन कहीं न कहीं जाकर के हम उस ध्येय के अलावा भी कहीं मिले हैं। होली में मिलते हैं, दिवाली में मिलते हैं, रामासमा में मिलते हैं, शादी में मिलते हैं, ब्याह में मिलते हैं। हम एक नए ध्येय के साथ और आपके सामने कुछ बातें बताऊंगा, उसके लिए रखा है। हमारी लोनी पंचायत समिति सबसे पुरानी पंचायत समिति है। मैं आज उन सबको याद करने से पूर्व और उनका इतिहास बताने से पूर्व मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का आपकी गड़गड़ाहट की तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उन्होंने हमको एक संदेश दिया कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करो। जब राजनीतिक क्षेत्र की बात आवे तब राजनीतिक क्षेत्र की बात, उसके अलावा जिस दिन विकास की बात आवे तो उस दिन विकास की बात और आपके सामने अनजाने मौका न दे रहा। आप सब लोग अनेक राजनीतिक क्षेत्रों अपने ध्येय वाले लोग यहाँ बैठे। उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता है, बजट से पहले उनको बुलाया कि साहब आपके विधायकगण कोई शंका रखते हैं, कोई आते हैं, कोई नहीं आते हैं, कोई काम बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं। आप अपने सभी विधायकों को फोन करके कह दो कि उनके क्षेत्र के जो मुख्य काम है वो कोई शंका रखने की जरूरत नहीं, मुख्य लिखे दे दे डायरेक्टली, और मैं उन सब कामों को बजट में लूंगा। तो एक ऐतिहासिक मिलन समारोह रहा है कि हर पार्टी में चाहे कोई सी में काम करो, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों को हमारे यशस्वी मंत्री जोगाराम जी ने एक अच्छा आयोजन रख के एक सामाजिक समरसता, राजनीतिक समरसता का जो परिचय दिया है, निश्चित रूप से इससे इस लूणी विधानसभा का विकास और विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधि एक साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस लूणी विधानसभा में विकास की गंगा बहेगी। और एक अच्छा आयोजन, ये सबको संदेश देने वाला आयोजन है कि ऐसा आयोजन रख के हम एक समरसता का पाठ पढ़ाएं और हमारे आने वाले जो जनप्रतिनिधि बनेंगे उनको भी इन संस्कारों से हमारे आने वाली जो राजनीति है वो दलगत की नहीं होकर एक अच्छी राजनीति में रही। सर, पंचायती राज में 50% महिलाओं का आरक्षण है, भागीदारी अभी भी महिलाएं जो है नहीं निभा पा रही, मूल रूप से भागीदारी नहीं मिल पा रही है। पुरुष पर नहीं, कैसे आप गलत कह रहे हो। हमारी तो सबसे ज़्यादा महिलाएं की भागीदारी हो रही है। आज हर जगह महिलाएं आगे हैं और महिला की जो पोटेंशियलिटी है, जो महिलाओं का काम करने की क्षमता है, अच्छी है और हर जगह राजनीति में महिलाएं अच्छा काम कर रही है। जोधपुर ग्रामीण की विशेष टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक स्विफ्ट कार से 260 किलो अवैध डोडा पोस्ट, एक देसी पिस्टल और 5 कारतूस जब्त करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि जोधपुर रेंज के ऑपरेशन भोकाल के तहत जिला विशेष टीम ने बालेसर पुलिस के साथ मिलकर जुड़िया सरहद ने कार्रवाई की। टीम ने तोलेसर पुरोहिताना में नाकाबंदी के दौरान सफेद रंग की क्रेटा और एक स्विफ्ट कार आते हुए दिखाई दी, जिससे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो दोनों कार चालक पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर कार को भगाने लगे, जिस पर बालेसर थाना अधिकारी मूल सिंह और जीएसटी टीम ने करीब 2 किलोमीटर तक पीछा कर 2 आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी लेने के दौरान कार में 17 प्लास्टिक कट्टों में 260 किलो अवैध डोडा, एक लोडेड देसी पिस्टल, 5 कारतूस मिले। इस पर एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी दोलाराम जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर पुलिस की साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन छवि श्राम के तहत कार्रवाई करते हुए 35,000 रुपए के इनामी तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि लंबी लुका छुपी के बाद मादक पदार्थों की तस्करी के बड़े सूत्रधार रूपाराम को पकड़ने में सफलता हासिल की। उन्होंने बताया कि आरोपी रूपाराम एसओजी रडार पर भी रह चुका है। एसओजी ने उसके खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज कर रखे हैं। आरोपी को सूचना के आधार पर पाली जिले के रास्ते के एक नाके पर अपना जाल बिछाकर साइक्लोनर टीम ने चारों ओर से घेरा डालते हुए गिरफ्तार किया। जोधपुर रेंज में नशे के जहर पे साइक्लोनर का कहर हरनिश जारी है। गुमराह राह से भटके मतिभ्रष्ट आपराधिक एवं समाज को विकास की जगह विनाश के रास्ते पे ले जा रहे अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कहर बरप रहा है साइक्लोनर टीम का। इनको चुन चुन कर चिन्हित करके खोज कर और खदेड़ कर इनकी अंतिम मंजिल
जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। इसी श्रृंखला में इसकी अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन 26 राम चलाकर सामराव निवासी रूपाराम नाम के कुख्यात तस्कर को कल पाली क्षेत्र से गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता अर्जित की है सेक्टर टीम ने। यह कुख्यात अपराधी 35,000 रुपये का इनामी है। 25,000 रुपये का इनाम इस पर पाली से और 10,000 रुपये का इनाम इस पर भिलवाड़ा से बताया जाता है। पिछले 8 सालों से लगातार पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। 2010 में शुरू हुई आपराधिक यात्रा 2025 में इस गिरफ्तारी के साथ शायद समाप्त हो जाए। मामले तो करीब आधा दर्जन ही है और पर मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बड़ा सूत्रधार जो बड़ी मात्रा क्विंटलों में डोडा चूरा की तस्करी का पारंगत सिद्धहस्त था, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर तक जिसके हाथ फैले हुए थे और हर तरह के धंधे किए इसने। कभी किसानी में हाथ आजमाया, कभी ठेकेदारी की, कभी होटल चलाया, कभी ट्रक ड्राइवरी की, कभी सोलर प्लांटों में नौकरी की, पर हर जगह वह सिर्फ एक मुखौटा रहा। भीतर खाने हमेशा मादक द्रव्यों की तस्करी में लोगों को लिप्त करना, लोगों को मादक द्रव्यों की लत लगाना, यह धंधा पिछले 15 सालों से लगातार जारी रहा। पिछले 1 साल से सेक्टर टीम के डर से इसने अपने सारे मुखौटों को छोड़कर, सारी नौकरियां छोड़कर दर दर भागता रहा। भागते भागते निम्बाहेड़ा में जाकर इसने एक जगह सुरक्षित ठिकाना ढूंढा और वहां काफ़ी लंबे समय से फरारी काटता रहा। इसकी एक खास विशेषता यह थी कि यह सेक्टर टीम की प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक कार्रवाई का बड़ा सूक्ष्मता से निरीक्षण और विश्लेषण करता रहा। हाल ही में नर नारायण ऑपरेशन में जब बद्री पकड़ा गया तो बद्री ने क्या गलती की, टीम ने क्या विशेषताएं दिखाई, जिसके आधार पर वो पकड़ा गया और उसकी एनालिसिस करके, उसका आकलन करके इसने यह अंदाज़ा लगाया कि होली के अवसर पर पुलिस ज़रूर मेरी गिरफ्त के लिए, मेरी गिरफ्तारी के लिए मेरे गांव के आसपास जाल बुनेगी। तो यह होली में घर नहीं आया और जब इसे लगा कि होली के बाद थोड़ी सुस्ती होगी पुलिस में और इसको यह इच्छा जगी कि घर चला जाए, तो इसने अपने स्वस्थ चेलों को बुलाया गाड़ी के साथ और गाड़ी में बीमार का बहाना बनाकर गांव की तरफ आ रहा था। पर कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। उसके उन विश्वस्त सूत्रों में से ही किसी ने इसका भेद खोला, सेक्टर टीम को गाड़ी की भी सूचना दी, मोबाइल का भी जिक्र किया और उसके आधार पर पाली के एक सुदूरवर्ती नाके पर जाल बुनकर आगे पीछे दोनों से घेरकर सेक्टर टीम ने इसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही एक बहुत बड़े गैंगवर्क का, एक बहुत बड़ी पटकथा का अंत होता है जिस पूरे तीनों क्षेत्र में, बीकाना, मेवाड़, मारवाड़ में डोडा चूरा की तस्करी में एक सरगना के रूप में, एक सूत्रधार के रूप में, एक किंग पिन के रूप में जो स्थापित था, उसको तोड़ने में, उसका पटाक्षेप करने में सेक्टर टीम को सफलता मिली है। ऑपरेशन 26 राम की इस शानदार सफलता के लिए पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ और जनता का, युवा वर्ग का खास करके बहुत बहुत अभिनंदन कि उनके आधार पर उनकी तरफ से सूचनाएं मिल रही हैं, उनका स्नेह मिल रहा है, उनका विश्वास मिल रहा है, व्यवस्था के प्रति उनका जो स्नेह है, व्यवस्था के प्रति जो उनकी आस्था है, वो हमारी टीम को आगे बढ़िया कार्रवाई करने को प्रेरित कर रही है, प्रवृत्त कर रही है। यह सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए जब तक हम लोग पूरी मारवाड़ की धरती को इन तस्करों से विहीन नहीं कर देते। धन्यवाद। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागीय प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा तथा जन अभियोग निस्तारण, मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ एवं वीआईपी प्रकोष्ठ के लंबित प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज जन अभियोग की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक किया जाए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ, वीआईपी प्रकोष्ठ और विभिन्न आयोगों में लंबित मामलों की समीक्षा कर अग्रवाल ने निर्देश दिए कि इन प्रकरणों को शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जवाहर चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय सुरेंद्र सिंह पुरोहित सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
होली के अवसर पर राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट किए जाने से नाराज अधिवक्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री एवं कानून मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में अधिवक्ताओं के साथ लगातार मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं होली के अवसर पर अधिवक्ता राजेंद्र के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते अधिवक्ताओं में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। इसलिए इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम करने एवं उचित कार्रवाई की मांग करते हुए आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री एवं कानून मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। वकीलों से टकराएगा, वकीलों पे हमले से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वकीलों पे हमले से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारे अब की पिछले कुछ काफी दिनों से अधिवक्तों पर हमले हो रहे हैं। उसको लेकर ना तो प्रशासन ना कोई सरकार कोई गंभीर नहीं है। अधिवक्ताओं की जान की कीमत क्या इनके लिए कोई मोल नहीं है। तो हम आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के मार्फत इनके द्वारा जो हमारे यहाँ राजेंद्र होली के मौके पर हमारा अधिवक्ता राजेंद्र है, उनके साथ मारपीट की गई असामाजिक तत्व द्वारा, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया। उसकी ना गिरफ्तारी हुई ना कोई कार्रवाई हुई। उसी को लेकर हमने अब माननीय मुख्यमंत्री जी को और लॉ मिनिस्टर को अपने ज्ञापन दिया कि इनको तुरंत गिरफ्तार करे और कार्रवाई करे। और उनके साथ ही हमने जो पिछले अभी जैसे नाव में है पुष्कर में हमारे अधिवक्ता के साथ मारपीट उनकी मृत्यु हो गई, और इनके अनेक घटनाएं हैं जो आए दिन अधिवक्ता से हो रही है, जिसको लेकर ना तो सरकार ना प्रशासन कोई गंभीर नहीं है। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसलिए हमने जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी मांग की है, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए और वकीलों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, उनके हितों का ध्यान रखा जाए। अगर हमारी मांगे कार्य पूरी नहीं होगी तो हमारे इस आंदोलन को उग्र रूप से दिया जाएगा और जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जोधपुर में मजदूर संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मजदूर संघ का कहना है कि भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट में जहां आयकर सीमा बढ़ाकर कर्मचारी जगत को राहत दी गई, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग को भी राहत प्रदान की गई, परंतु वित्त मंत्री को बजट पूर्व बैठक में भारतीय मजदूर संघ द्वारा दिए गए सुझावों पर अपेक्षा के अनुरूप पूरी तरह कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर मजदूर संघ में नाराजगी है। भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन रुपए 5000 तत्काल की जाए व अंतिम तौर पर वेतन का 50% महंगाई राहत पेंशन का भुगतान किया जाए। इसके अलावा अन्य कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आज भारतीय मजदूर संघ संपूर्ण देश के अंदर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और धरना करके अपनी कुछ मांगों को लेकर भारत सरकार को चेतावनी दे रहा है कि जो ईपीएस की पेंशन है वर्तमान में 1000 रुपया मिल रही है, उसको सरकार द्वारा मिनिमम 5000 रुपये किया जाना चाहिए। इस महंगाई के दौर में और जिस प्रकार से महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में 1000 रुपये की पेंशन बहुत कम अपने रहती है। लिया जाए अपने इसको 5000 रुपये किया जाए, और जो ईपीएस की पेंशन है ईपीएफ की, वो पेंशन वर्तमान में अपने 5000 रुपये है से 15000 रुपये तक मिल रही है, उसको मिनिमम 30000 रुपये किया जाना चाहिए। जहां कई राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन योजना के तहत मिनिमम 30 से 35,000 रुपये पेंशन मिलती है, वहां इस तरीके से अपने ईपीएफ के माध्यम से अब पुरानी पेंशन केवल मात्र 5,000 रुपये में घर खर्चा नहीं चल सकते। जहां
केवल मात्र जन सेवा करने के लिए जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति होती है, उनको भी आज 1-1 लाख रुपए की पेंशन मिलती है। और जो उम्र भर अपने सेवाएं देते हैं उन लोगों को अपने 5,000 रुपए में अपनी सामाजिक सुरक्षा कैसे की जा संपन्न कर सकता है, ये एक सोचने का विषय है। सरकार इस पर विचार करे। साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि वो निजीकरण बंद होना चाहिए। आज जैसे बीमा विभाग है, बीमा विभाग में भी अपने जो है निजीकरण बढ़ता जा रहा है, तो उसको अपने रोक लगनी चाहिए। इसी प्रकार से कुछ कानूनों के अंदर भी बदलाव किया जा रहा है। श्रम विभाग के कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, जहां श्रमिकों के साथ में कुठाराघात होगा और उनके साथ में शोषण होगा। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, समय रहते इस पर रोक लगाए, अन्यथा आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ को खुले तौर पर सरकार का विरोध करना पड़ेगा और एक उग्र आंदोलन के रूप में सामने आना पड़ेगा। रेलवे ने यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के 11 स्टेशनों पर 22 लिफ्ट, प्रत्येक एक स्टेशन पर 2 लिफ्ट लगाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 व 2 पर लिफ्ट लगाने का कार्य स्वीकृत हुआ है। वहीं इन 11 स्टेशनों पर लिफ्ट लगाने के कार्य में 10,87,59,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्री सुविधाओं में वृद्धि करते हुए जोधपुर मंडल के 11 स्टेशनों पर 2-2 लिफ्ट लगाने की स्वीकृति जारी की गई है, जिसका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। इससे यात्रियों को, विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगों और शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने या भारी सामान के साथ सीढ़ियां चढ़ने में उतरने में काफी सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही मंडल के छोटे स्टेशन क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जो भारतीय रेलवे के सेवा स्तर में एक सकारात्मक बदलाव होगा। आयुर्वेद के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को भारत सरकार के आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने प्रदान किया। सम्मान समारोह के दौरान आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने प्रोफेसर गौड़ के योगदान की सराहना करते हुए प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ का संपूर्ण जीवन आयुर्वेद के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए समर्पित रहेगा। इस अवसर पर कांगड़ा के लोकसभा सांसद वेद राजीव भारद्वाज, आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा सहित कई लोग उपस्थित रहे। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित युवा संसद 2025 के जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के पहले दिन जोधपुर जिले से पहले दौर में चयनित हुए 60 युवाओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर अपने विश्लेषणात्मक और तार्किक विचारों सहित अपने खुले मनोभावों से सभागार में विकसित भारत के संबंध में शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मानवीय मूल्यों का विकास जरूरी है और युवा पीढ़ी चमत्कार करने में सक्षम है। जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि भारत अगले 2 दशकों में दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुंच विश्व गुरु की पहचान बनाए, इसके लिए युवा पीढ़ी अपने विचार खुलकर युवा संसद में प्रस्तुत करे। इस अवसर पर श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर लाल पोंगलिया ने युवा संसद कार्यक्रम को युवाओं के लिए लाभकारी बताया। कार्यक्रम की शुरुआत में रासेयो जिला समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर चंद्र शर्मा ने युवा संसद के संबंध में परिचय प्रस्तुत किया। युवा संसद के दूसरे दिन पाली, बालोतरा एवं जोधपुर ग्रामीण जिले के चयनित प्रतिभागियों की प्रस्तुति बुधवार को होगी। मानवीय मूल्यों का विकास हो, मानवीय गुणों का विकास हो और भारतीय परंपराओं के अनुसार इस देश का विकास हो। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारी सरकारों ने एक विचार सामने रखा, वो था राम राज्य की। राम राज्य के आधार पर इस देश का विकास हो। लाल किले से अपने एक उद्बोधन में कहा था कि मैं देश के 1 लाख युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करने के लिए भी इच्छुक हूँ और वो लोग नए भारत के निर्माण में और इस स्वर्णिम जो आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है 2047 तक, वो ऐसे युवाओं की एक फौज तैयार करना चाहते हैं जो स्वेच्छा से, ईमानदारी से, अपने मन से राजनीति के अंदर सेवा के भाव से आने के लिए उत्सुक हो और इसीलिए इस युवा संसद का बहुत महत्व है। भारत 2025
युवा संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन जिला स्तर का है और पूरे भारत में 306 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें राजस्थान में 14 क्लस्टर है। तो अपने जोधपुर जिला का जो क्लस्टर है उसमें जोधपुर, पाली और बालोतरा, इन 3 जिलों को मिलाकर के क्लस्टर बनाया गया था। वीडियो पहले आमंत्रित किए गए थे 27 फरवरी से 16 मार्च तक, उनकी स्क्रीनिंग हुई और उनमें से 150 प्रतिभागियों को आज और कल 18 और 19 2 दिन का यहाँ पर उनका प्रस्तुतिकरण होगा। 3 मिनट का उनको समय दिया गया है। इसका उद्घाटन आज प्रातः हुआ था, जिसमें माननीय विधायक देवेंद्र जी जोशी और अतुल जी भंसाली अतिथि के रूप में मौजूद थे। साथ ही मनोहर जी पुंगलिया जो श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष हैं, वो भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस पूरे कार्यक्रम का जो नोडल महाविद्यालय है वो राजकीय महाविद्यालय जोधपुर है। तो उस जोधपुर महाविद्यालय के प्राचार्य रिचपाल सिंह जी भी थे, हमारे सहायक निदेशक बलवीर जी, कार्यक्रम आयोजन समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी देवासी, राजेश जी जो हमारे युवा अधिकारी है, उप निदेशक है नेहरू युवा केंद्र के, वो भी थे। अभी जो ये उद्घाटन सत्र के बाद में संसद का सत्र ये शुरू हुआ है, जिसमें 75 प्रतिभागियों को आज बुलाया गया। इसमें एक निर्णायक मंडल है। इस निर्णायक मंडल के अध्यक्ष एयर वाइस मार्शल, सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल जगदीश चंद्र जी शर्मा है। उनके साथ ही उमेश सिंह जी इंदा प्राचार्य बालेश्वर महाविद्यालय के प्रोफेसर राजनीति विज्ञान है, और उनके साथ ही राजेश जी युवा अधिकारी और कृति जी भारती समाजसेवी और महेंद्र जी ये निर्णायक के रूप में उपस्थित है। विद्यार्थी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आधे विद्यार्थी आज देंगे, आधे विद्यार्थियों की कल प्रस्तुति होगी। और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का जिला समन्वयक डॉक्टर ईश्वर चंद्र शर्मा हूँ, और ये युवाओं की आवाज़ को जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद करने के लिए ये 2019 से युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। ये 5वीं युवा संसद है। यहाँ जो प्रतियोगिता हो रही है 2 दिन में, उनमें से 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जो राज्य स्तर पे जाएंगे, और 140 विद्यार्थी जो वहाँ आएंगे। विद्यार्थी क्या है, युवा 18 से 25 वर्ष जो भी है, कोई भी युवा आ सकता है। उनमें से 3 का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जाएगा। तो युवाओं को सक्रियता देने के लिए ये एक पहल है भारत सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्रालय। युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 का जो आयोजन जिला से हो रहा है, उसी के अंतर्गत आज जोधपुर में भी ये आयोजन हुआ। श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान में यह आयोजन संपन्न हो रहा है। 2 दिनों में 150 प्रतिभागियों का ऑफलाइन माध्यम से आयोजन किया जा रहा है, जिसकी थीम है 1 नेशन 1 इलेक्शन। इससे पूर्व में यहाँ पे जोधपुर जिले में 237 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया था। उनमें से चयनित 125 को 2 दिनों में बांटा गया है। आज 76 प्रतिभागियों का हुआ, जिसमें से 61 उपस्थित रहे और प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करते हुए 1 नेशन 1 इलेक्शन थीम पर विचार व्यक्त किए। और इसमें 5 निर्णायक हैं। उनमें एक रिटायर्ड एयर मार्शल जगदीश चंद्र जी शर्मा, अपने युवा डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं राजेश जी चौधरी, और समाज सेविका कृति जी भारती। उनके अतिरिक्त एक युवा जो नेतृत्व है क्षमता वाला, वो जितेंद्र सिंह जी हैं, और एक उसमें प्रोफेसर उमेश सिंह जी इंदा। क्योंकि इसमें सारे के सारे जजेज हैं, उनकी भी क्वालिफिकेशन रखी गई है। एक पॉलिटिकल साइंस का होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का होना चाहिए, एक युवा नेता होना चाहिए, और एक समाज से कोई आना चाहिए। तो ये सभी ने आज निर्णय किया है। वो निर्णय है वो भविष्य के गर्भ में है। कल 75 प्रतिभागियों का और ऑफलाइन माध्यम पर 1 नेशन 1 इलेक्शन थीम पे प्रेजेंटेशन होना है। उसके पश्चात मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिसमें से सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 10 प्रतिभागियों का चयन कर राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। राज्य स्तर पर इस प्रतियोगिता का और आयोजन होगा, जिसमें से 3 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, और वो प्रतिभागी हैं वो दिल्ली में संसद भवन में अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करेंगे। इस पूरी जो ये योजना है, इसका मकसद ये है कि आज के जो युवा है विकसित भारत के बारे में क्या समझते हैं, क्योंकि आज का जो युवा नेतृत्व है वो 2047 में
पूरे देश की बागडोर अपने हाथों में संभालने वाला है, तो उसके विचार कैसे हैं, वो कैसे काम करें, ये सब सारी बातें आएगी। तो उनके विकास के लिए सरकार योजना बनाकर उन्हें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस पूरी योजना की यही एक थीम है। सिरोही जिले के माउंट आबू में मंगलवार को जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने माउंट आबू वृत्त के चारों थानों की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर गहराई से मंथन हुआ। इस दौरान आबू रोड, रिको, सिटी सदर और माउंट आबू थाने के थानाधिकारी व डीएसपी के साथ एएसपी मौजूद रहे। आईजी ने कहा कि संगठित अपराध पर आमजन में पुलिस के प्रति भावना पर पर्यटकों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अपराधों में तो कमी आई है, परंतु जो गुणात्मक कमी आनी चाहिए उसके लिए और प्रयास करने की जरूरत है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। आमजन में पुलिस के प्रति भावना पे और पर्यटकों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए और पर्यटकों की जो भावनाएं होती हैं उन पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। आंकड़ों पर भी बात हुई और परसेप्शन पे, छवि पे भी बातें हुई। बात की जाए आबू रोड, रिको, क्राइम का काफी बड़ा ग्राफ रहता है। अपराधों में तो कमी आई है, परंतु जो गुणात्मक कमी चाहिए उसके लिए और प्रयास करने की जरूरत है। अपराधों की संख्या में काफी कमी आई है, कुल अपराधों में और संवेदनशील अपराधों में भी कमी आई है, बट यह कमी पर्याप्त नहीं है। शराब की तस्करी का मामला अक्सर यहाँ देखा जाता है। शराब तस्करी की दिशा में और भी काम करने की जरूरत है। रिको में मार्च महीने में कुछ अच्छी कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। शराब तस्करी का एक बड़ा रूट रहा है ये, और इस संबंध में विस्तार से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से शराब तस्करी पर अंकुश लगाना है। और सिर्फ नाकाबंदी ही करके पल्ला झाड़ देने जैसी बात नहीं होती है, मुखबिर तंत्र को लगाना, आदिवासी तू डाल में पात जिस तरीके से तस्करों का चलता है काम, साइबर सर्विलांस और जो इनकी आपसी दुश्मनी होती है उस पर काम करते हुए जब तक बड़े बड़े झटके नहीं मिलेंगे तब तक इस तस्करी पर पुख्ता अंकुश लगाए जाने में समस्याएं रहेंगी। आदिवासी क्षेत्रों में भी काफी समस्या देखी। हाल ही में 2 मर्डर की घटनाएं हुई। इस तरह की घटनाएं यहाँ पर आमतौर पर होती है, साथ में लूटपाट वगैरह। उसमें एकदम स्पष्ट चर्चा हुई है, उस पर बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया गया है। कानून सबसे ऊपर है देश का और वो सब पे लागू होता है। जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनका सम्मान जरूर होता है और वो कानून से ऊपर नहीं है। जब भी कोई अपराध होता है, शराबखोरी की प्रवृत्ति है, कोई भी घटना होने के बाद आपस में बैठकर निपटाना, पंचायती करके निपटाना और पुलिस को नहीं आने देना या कानून से अलग जाकर निदान खोजना, यह वो प्रवृत्तियां हैं जो हमारे कानून में, भारतीय कानून में स्वीकार्य नहीं है। ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पूरी पुलिस का प्रयास यह होना चाहिए, प्रोएक्टिव पुलिसिंग हो, निरोधात्मक कार्रवाइयों में वृद्धि हो, शराब पीकर आवारागर्दी करने वाले, उत्पात मचाने वाले, वाहन चलाने वालों के विरुद्ध ठोस कदम उठाए जाएं, लगातार कार्रवाइयां हों। और जब भी कोई आपराधिक घटना होती है, चाहे आदिवासी समुदाय की हो, सामान्य लोगों की हो, बाह्य लोगों की हो, कानून सबके लिए एक समान है। त्वरित, विधिक एवं प्रभावी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ना है, न कि परंपराओं को और पूर्व से चले आ रहे पूर्वाग्रहों को कानून के ऊपर चढ़ने दिया जाए। ये बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और कुछ दिनों में इन चीजों के का प्रभाव, इन चीजों का असर आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। आपका कहना है कि बदलाव शीघ्र नजर आएगा? बदलाव अचानक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई परंपराएं चल रही हैं, कोई प्रणाली चल रही है, कोई ढांचा चल रहा है लंबे समय से, तो उसमें धीरे धीरे चोट पहुंचाकर उस ढांचे को खत्म करके एक नया ढांचा बनाया जाता है। तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा और उसके लिए बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए। सर, जो चौकियां है वहां पर प्राइवेट आदमियों को भी तैनात रखा जाता है, उसकी सैलरी वगैरह विभाग कहाँ से देता है? नहीं, किसी प्राइवेट आदमी को तैनात करने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई मुखबिर किसी कार्रवाई के लिए आ सकता है जो यह कहे कि हम इस गाड़ी को आइडेंटिफाई करा सकते हैं या मैं आदमी की पहचान करूंगा, उसके लिए मुखबिर को लाया जाता है। और स्थायी रूप से किसी भी प्राइवेट आदमी को पुलिस की ड्यूटी में, राजकीय ड्यूटी में लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है और नहीं इस तरह की कभी भी कोई शिकायत है।
तो छावनी चौक पर अक्सर देखा गया है, वह आदमी राउंड द क्लॉक ड्यूटी करते हैं, प्राइवेट यूनिफॉर्म में भी नहीं होते, गाड़ियाँ चेक करते हैं। नहीं हो सकता है पुलिस वाला हो जो यूनिफॉर्म में नहीं हो, यह भी गलत है। आमतौर पे नियमों के तहत यूनिफॉर्म में ही ड्यूटी करनी होती है, और कई बार मुखबिर के चक्कर में या कोई आसूचना के हिसाब से कोई आदमी उसमें सिविल में रह सकता है। सारे ही थाने महत्वपूर्ण हैं। थानों की संरचना, थानों का गठन ही इसीलिए होता है कि वहाँ पर एक थाने की ज़रूरत है, यानी अपराध, कानून व्यवस्था, आपराधिकता एवं संवेदनशीलता, इनको देखते हुए सारे थाने महत्वपूर्ण होते हैं। महत्व के अवयव अलग अलग होते हैं। माउंट आबू का एक अलग स्थान है, क्योंकि यह भारत के पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य के बाहर के लोग भी आते हैं, राज्य के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। यहाँ आकर वो कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, कितना मित्रवत महसूस करते हैं, क्या छवि लेकर जाते हैं यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ की पुलिस के प्रति, यहाँ की व्यवस्था के प्रति, वही हमारे राजस्थान की राष्ट्रीय छवि होती है। इसलिए यह थाने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन थानों पे पर्यटकों के हिसाब से, आपराधिकता के हिसाब से और व्यवस्था के प्रति विश्वास के हिसाब से पुलिस को क्या नए नवाचार करने चाहिए, पुरानी कार्यप्रणाली को किस तरीके से दुरुस्त करना चाहिए और क्या क्या प्राथमिकताओं में रखना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा हो गई। जो मुख्य पर्यटक स्थल से हटकर जो कुछ इलाके हैं वो शराब तस्करी के लिए कुछ ज़्यादा कुख्यात रहे हैं, रास्ते रहे हैं वो थोड़ा शराब तस्करी के। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कार्रवाई ज़्यादा तो जरूर हुई है, आंकड़ों में स्थिति बेहतर है, पर मेरा यह मानना है कि यह स्थिति छवि के रूप में भी, भय के रूप में भी पहले से बेहतर दिखनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने कहा कि अपने बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना हमारा फर्ज है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, जैसे हम अपने बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब हमने भील समाज को छात्रावास के लिए जमीन आवंटित करवाई, रेवदर में भी निःशुल्क जमीन आवंटित करवाई। समाज द्वारा जहां भी सभा भवन बनाने की मांग की गई वहां सभा भवन बनवाया। भील समाज की जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्रिकेट ऐसा खेल है जहां हम अपने प्रतिद्वंदी द्वारा अच्छा खेल खेलने पर तारीफ करते हैं। क्रिकेट में आखिरी बॉल तक रोमांच बना रहता है। आपके समाज ने सिरोही में छात्रावास की जमीन मांगी, मैंने 5 पैसे में अलॉट करा के दी है। सिरोही भील समाज बनाओ, उसको तैयार करो। रेवदर में मांगी, रेवदर में मैंने फोगट दिलाई है हमारी सरकार के तहत। और जहां जहां मांग की है वहां सभा भवन आपके समाज ने स्वीकृत किए, चाहे वाडेली में हो, चाहे वाण में हो, चाहे पालड़ी में हो, चाहे आलपा में हो, जहां जहां का नहीं कियो वह एक अलग बात। हमें आज तय कियो है आवन मन तो मागोड़ा तो कोई घणु हमन नहीं है बा, लेकिन चूंकि आपने मुझे कहा है, मैं किसी भी राज्यसभा सदस्य जो सांसद है हमारे मुकुल वासनिक जी, उनसे बात करके आपके चढ़ुआल में मैं सामुदायिक भवन से करता हूँ। और क्रिकेट देखो ये भद्र लोगों का खेल है और नौड़ा खेल नहीं है। यहाँ ऐसा खेल है कि जिसमें विरोधी भी आपकी गेंद पे शॉट लगाता है तो आप कहते हो गुड शॉट, अच्छी बॉल विरोधी फेंकता है तो कहता है वेल बोल्ड, अच्छी फील्डिंग करता है तो फील्डिंग ताली बजाता है हर आदमी। ये क्रिकेट का मजा है, दूसरे किसी खेल में नहीं। और खेल ऐसा होता है कि आखिरी गेंद तक आपको मैच देखना होगा। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी द्वारा पेंशन को लेकर कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन लगातार जारी है। जेएनयू पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने बताया कि पिछले लंबे समय से पेंशन भुगतान में देरी हो रही है। प्रति माह पेंशन भुगतान नहीं होने से वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कई वरिष्ठ पेंशनर्स इसके कारण अवसाद और डिप्रेशन में चल रहे हैं। पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग से पेंशन पुनः निर्धारण कर बकाया एरियर राशि का भी भुगतान नहीं हुआ है। पेंशनर्स अपनी समस्या वहां आए शहर विधायक अतुल भंसाली को बताने पहुंचे। विधायक भंसाली वहां कार्यशाला में भाग लेने आए थे। इस पर उन्होंने पेंशनधारियों की समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांगते इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और संघर्ष समिति का आज धरना और प्रदर्शन था। इसमें हमने कुलपति का घेराव किया। कुलपति से हमने कहा कि हमें फरवरी माह की पेंशन दी जाए और 18 लोगों के पीपीओ जो इश्यू नहीं किए हैं उनको तुरंत इश्यू किया जाए सिंडिकेट के रिजोल्यूशन के अनुसार। कुलपति ने दोनों ही मामले में आनाकानी की। फिर अंत में उन्होंने कहा कि मैं पीपीओ तो जारी करवा दूंगा, लेकिन पेंशन के मामले में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, आपको इंतजार करना पड़ेगा। हमने कहा भाई आप फाइनेंस सेक्रेटरी से, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी से बात कीजिए, सब मेरा घेराव किया हुआ है और 21 तारीख को कन्वोकेशन है, मैं कैसे इस समस्या का निदान करूंगा। लेकिन कुलपति ने हठधर्मिता अपनाई, उन्होंने कुछ नहीं किया और मौका लग करके हमको बीच में मजदार में छोड़ करके और दुम लगा करके भाग गए और चुपके से गाड़ी में बैठ करके अपने घर चले गए। यहां तो यही नहीं है, रजिस्ट्रार जिसकी ड्यूटी सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक है, वो रोजाना 1 घंटे से ज्यादा नहीं आती है, तो विश्वविद्यालय का कार्य कैसे होता है। और आज जब यहां बैठे हैं, कुलपति का घेराव किया जा रहा है और रजिस्ट्रार गायब है, रजिस्ट्रार अपने घर पे बैठी है, तो हम ये सरकार से आग्रह करेंगे कि इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए कि क्यों वो कार्यालय समय में अपने घर बैठी रहती है और घर से क्यों चलाती है, क्योंकि घर से चलाने का कोई नियम ही नहीं है, विश्वविद्यालय में आना चाहिए। तो इसलिए हमने, क्योंकि कुलपति चले गए और चले गए, मैं तो कहूं भग गए हमसे डर के, लेकिन हम कल फिर यहीं आएंगे, कल फिर उनका घेराव करेंगे जब तक हमारे इन समस्याओं का निदान नहीं हो जाता। आंदोलन था, उसका दूसरा दिन था। हमने कहा था कि जब तक पेंशन नहीं मिलेगी और 18 व्यक्तियों को पीपीओ जारी नहीं होंगे, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके तहत कुलपति महोदय जब आज पढ़ा तो हमने उनसे वार्ता की और वार्ता का जब रिजल्ट नहीं निकलता दिखा तो हमने कहा हम आपका घेराव करेंगे। घेराव में थे वाइस चांसलर महोदय और दोनों ही बातों पर उन्होंने सहमति भी बनाई और नहीं भी बनाई कि मैं कन्वोकेशन के बाद बात करता हूं। मैं कहा साहब इसका डिसीजन आज ही होगा और जब तक डिसीजन होगा हम यहां से उठ के नहीं जाएंगे। घंटे भर घेराव चला उनका, उन्होंने पीपीओ आज जारी करने के आदेश कि मैं कर देता हूं और ये भी अभी 1-2 घंटे बाद कर देता हूं या मैं कर दूंगा अभी। उसकी बात से ऐसा लगा कि वो टालम टोल कर रहे हैं। यकायक बीट उठ के और यहां से भागने का प्रयास किया। जब हमने यहां से उनको रोकने का प्रयास किया, दूसरे रास्ते से भागते हुए गाड़ी लेकर के चले, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं। वाइस चांसलर लेवल का आदमी इस तरीके से संघ के पदाधिकारी छोड़कर चला जाता है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए शर्म की बात है। जब कोई हम उनसे मांग कर रहे हैं, उनका घेराव है, उनको बैठकर बात सुननी चाहिए और उनके अधीन से जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार की ड्यूटी बनती है कि मेरा बॉस अगर घेराव में है तो मैं कैसे, वो भी चली गई। हमारे ये दोनों काम नहीं हुए, उसके लिए हम भर्त्सना करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन की और आगाह करते हैं कि कल फिर इसी समय सुन ले इस मंच के माध्यम से, जब तक हमारी पेंशन फरवरी माह की हमारे खातों में क्रेडिट नहीं हो जाती और हमारे जो लोग 18 व्यक्ति जो पीपीओ का इंतजार कर रहे हैं उनको पीपीओ नहीं मिल जाते, जब तक घेराव यूं ही चलता रहेगा। राज्य के राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय काफी लंबे समय से संघर्षरत हैं। सभी पेंशनर्स ने राजस्थान के, विशेष तौर से कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के 5 और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय बहुत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। अनेक बार हमने सरकार से, एमएलए से, जनप्रतिनिधियों से, केंद्रीय मंत्री से, मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से समय समय पर मुलाकात की। सबने हमें आश्वस्त किया, लेकिन हमें सब जगह से कोई आश्वासन देने के बाद भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। विश्वविद्यालय के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, विधवाएं, जो लेडीज हैं, वो बड़े तकलीफ में, शिक्षक लोग जिनके घर में बीमार हैं, चलने वाला कोई नहीं, कमाई करने वाला नहीं, उनको नरेगा में भर्ती नहीं किया जा सकता। जब उनके फोन आते हैं तो पीड़ा होती है, रोंगटे खड़े करने वाली स्थिति है। सरकार की प्राथमिकता उच्च शिक्षा नहीं है। इस समय में जब विश्वविद्यालय की प्राथमिकता होनी चाहिए उच्च शिक्षा का शिखर मंदिर है और पश्चिम क्षेत्र का सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय है, आज उसकी गौरव गरिमा की रक्षा के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं, जनप्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं, अगर कोई प्रावधान है, प्रावधान
प्रावधान किया जाए, हमारी बकाया जो राशि है वो विश्वविद्यालय को लौटाई जाए, हमारी जमीन अधिकृत की उसे लौटाई जाए, SC/ST छात्राओं की फीस माफ है वो हमें लौटाई जाए। तो ये हमारा बाकियात का जो पैसा पड़ा वो भी हमें दे दिया जाए, तो हमारा काम टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कॉलेज शिक्षा की तरह, तकनीकी शिक्षा निदेशालय की तरह पेंशन भुगतान किया जाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा निदेशालय हमारे अंडर में है, कॉलेज एजुकेशन हमारे अंडर में, हम उनके एग्जाम लेते हैं, हम उनकी डिग्री देते हैं, हम उनके शोध कार्य कराते हैं, उनको पेंशन सरकार दे रही, तो विश्वविद्यालय को क्यों नहीं दे रही? मेरा नाम मीनाक्षी माथुर है, डॉक्टर मीनाक्षी माथुर। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर होम साइंस से हूँ और ये हटना प्रथा हमारी कभी से चल रही है, क्योंकि इसका कोई समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं निकल रहा है। हर माह पेंशन के लिए यहाँ पे हम धरना देंगे, फिर जाके 28-29 तारीख तक जाके कोई एक झलक नजर आएगी। कितनी बार तो 2-2 महीने की पेंशन भी नहीं मिलती है। तो ये इतना हमारे को ग्लानि होती है कि हमने तो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जिनको फ्रीबीज बांटते हैं, जहाँ फ्रीबीज बांटते हैं वहां तो 1 तारीख को उनके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है और राशन बुला के उनको देते हैं। तो सरकार की ये कैसी पॉलिसी है कि जिनको फ्रीबीज बांटते हैं उनको घर बुला के पैसा देंगे, उनके खाते में 1 तारीख को पैसा जमा होगा, और जिनमें हमने सारी जिंदगी इस यूनिवर्सिटी को दी है, सरकार को दी है, बच्चों को शिक्षित किया है, उनका हाल ये कि इतना उनको भुगतना पड़ रहा है कि हर माह पेंशन के लिए यहाँ आके चीख पुकार करनी पड़ रही है। ह्यूमिलेशन है, यह हमारा बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन है। इसका कोई ना कोई रेमेडी होनी चाहिए परमानेंट सरकार को। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज को पेंशन मिलती है कि रिटायर्ड पर्सन को, वैसे ही हम सब यूनिवर्सिटी वालों को भी 1 तारीख को ट्रेजरी से पैसा आना चाहिए। आइए अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा बुधवार को जोधपुर दौरे पर आए, विधानसभा क्षेत्र लूणी के होली स्नेह मिलन में की शिरकत। साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन भोपाल के तहत 260 किलो अवैध जोड़ा पोस्त जब्त कर 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट से नाराज अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।